अनुराग भदौरिया जी, जो कि समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। अक्सर टीवी डिबेट्स में आपने इनको दहाड़ते हुए और भाजपा के प्रवक्ताओं को ललकारते हुए देखा होगा। कई बार तो डिसुम डिसुम भी हो जाती है। यानी जिसने आपके साथ खेल खेला मुख्यमंत्री बना। बाद में वो मेरे साथ टेनिस खेलते थे, बाद में वो चीफ मिनिस्टर बन गए। हुड्डा जी, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। एक टेबल टेनिस बहुत अच्छी खेलते थे, जो मेरे बगल में रहते थे। बाद में वो भी चीफ मिनिस्टर बन गए, पृथ्वीराज चौहान जी। वो भी टीटी खेलते थे मेरे साथ। नहीं, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन चाय पे चर्चा जरूरी है। तो बताइए, गौरव भाटिया के साथ क्या मसला था, डिसम डिसम क्यों हो गई थी? लेकिन हमारे नेता के बारे में अगर आप व्यक्तिगत हमला करेंगे तो फिर मुझे शारीरिक रूप से हमला करना पड़ा। समाजवादी पार्टी गांव की पार्टी है, उसमें हाँ वो गांव को समझती है। और निषाद, संजय निषाद लोगों को आप लोगों ने पहचान दिलाई, एमपी बनाया, फिर आप लोगों को कोई धोखा देकर चले गए। तो लोग कहते हैं अखिलेश जी लोगों को पहचान नहीं पाते, लोग उनको धोखा दे देते हैं। जो प्रधान नहीं बन सकते थे उनको एमपी तक बनाया है। आदमी बलवान नहीं होता है, आदमी जो ऊंची आवाज बोलता है उस समय बुलवाता है। आपके सुनने में आ रहा है कि ब्रजेश पाठक जी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, तो उन्हीं को पटका जाएगा। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, मकर संक्रांति का जो प्रसाद है, अनुराग भदौरिया जी, जो कि समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। अक्सर टीवी डिबेट्स में आपने इनको दहाड़ते हुए और भाजपा के प्रवक्ताओं को ललकारते हुए देखा होगा। कई बार तो डिसुम डिसुम भी हो जाती है। क्या मामला था वो डिसम डिसम गौरव भाटिया वाला, लोग आज भी याद करते हैं। देखिए, चाय रख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ फ्रेम में आ जाओ, कोई मसला नहीं। चाय आ गई है अनुराग जी के सौजन्य से। ये हाँ, धन्यवाद। चलिए चाय के साथ चर्चा शुरू करते हैं। मोदी जी कहते भी चर्चा चाय पे होनी चाहिए। बिल्कुल चाय और चाय। राजनीतिक मतभेद देख लीजिएगा, और लेकिन चाय पे चर्चा ठीक नहीं, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन चाय पे चर्चा जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, तो बताइए, गौरव भाटिया के साथ क्या मसला था, डिसम डिसम क्यों हो गई थी? देखिए, हम लोग का एक ही मेरा अपना एक ही फार्मूला है जिस पे मैं राजनीति करता हूँ। वो आपके नेता के बारे में अगर कोई कुछ कहे, खासकर व्यक्तिगत हमला करे। आप हमारा वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं भी, भाई बीजेपी है, हम समाजवादी हैं, लेकिन हमारे नेता के बारे में अगर आप व्यक्तिगत हमला करेंगे तो फिर मुझे शारीरिक रूप से हमला करना पड़ा। फिर हमें फिजिकल मौखिक हमले का जवाब फिर हाँ, फिर वो हम चाहते हैं कि कभी इस तरह की राजनीति में इस तरह की फिजिकल हमले की ज़रूरत नहीं होती है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रवोक किया जाए, व्यक्तिगत रूप से आपके नेता पे जब इस तरह अखिलेश जी के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला था। हाँ, वही पार्टी के नेता के खिलाफ वो। अच्छा, आप देखो, हमेशा आप देखना हो, आदत है बोलने की। और जबकि इसी पार्टी से उनके पिताजी रहे हैं, इसी पार्टी से उनके पिताजी निकल के गए हैं, और खुद इस पार्टी में रहा। तो वो सबसे बड़े वकील क्या वो पद होता है? एडवोकेट एडिशनल जनरल माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, उसमें मुख्यमंत्री थे। तो इतनी जिम्मेदारी तो आपकी बननी चाहिए कि जिसने आपको पैरों पे खड़ा किया, तो जिसने आपको उंगली पकड़ना सिखाया और उसी की पैर काटने लगे, उसी की उंगली तोड़ने लगे, तो और उसके बारे में बोलते जिस थाली में खाया उसी में। हाँ, वही जिसको बोलते जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते हैं। भाई ठीक है, आप दूसरी पार्टी में चले गए, होता है, कोई पार्टी बदलता है, कोई बुरी बात नहीं है, आपको नहीं पहचाना, आप चले गए, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत जो रिश्ते होते हैं। इसी पे बशीर बद्री जी ने कहा है कि दुश्मनी जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि कम से कम जब मिले तो आपस में शर्मिंदा ना होना पड़े। ठीक बात है। तो वो जिस तरह की हरकत करते हैं वो ठीक नहीं है। और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि वो ये भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र ऐसे ही प्रवक्ता है जो इस तरह की हरकत करते हैं। जनरली अकेले हैं। समाजवादी बोलते तो सभी लोग हैं, लेकिन बिलो द बेल्ट जाने की कोशिश यही हमेशा करते हैं। प्रेम शुक्ला को भूल रहे हैं। नहीं, प्रेम शुक्ला एक अलग विषय हो गया। वो अपना किसी को कुछ भी बोलते हो, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जो इसी दल से गए हैं ना, और उसी दल को सबसे ज्यादा गाली देते हैं। वो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस सब चीजों से बचना चाहिए, और एक कम से कम एक सम्मान का जो जगह होती है वो होना चाहिए। तो फिर इसके बाद उन्होंने आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करी थी, उनकी सरकार की। तो हाँ, अब क्या है, जब आप सरकार है तो सब कुछ है ना, सरकार इसी बात की तो सरकार होती है। लेकिन ठीक है, हमें पावर दिखाई उन्होंने। हाँ, पावर है, वो तो समय है, आता जाता रहता है। समय कभी किसी का नहीं रहा है। आदमी बलवान नहीं होता है, आदमी जो ऊंची आवाज बोलता है वो समय बुलवाता है, और समय बदलता रहता है। इस चीज का ख्याल हर व्यक्ति को तुलसीदास जी ने भी कहा है, मानव नर का क्या बड़ा समय बड़ा और मुझे लगता है कि समय का सबको सम्मान करना चाहिए, समय नहीं मूतना चाहिए। हाँ, समय का सम्मान करना चाहिए। जब समय आपका अच्छा है तो आप उसका सम्मान करो,
और जब समय, क्योंकि समय तो चक्र है ना, सही बात, वो तो साइकिल रुकेगा है, नहीं, साइकिल वो का तो नहीं पहिया रुकता है ना। जैसे हाँ। हमारे आपकी जिंदगी में रुका क्या, बचपन थे, ना फिर लड़के हुए, फिर अब अध बूढ़े हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर आदमी जाएंगे। चला जाता है, फिर ये हमारी आपकी बातें रह जाएंगी। तो इसलिए इसलिए अच्छी बातें होनी चाहिए ना। मकर संक्रांति के दिन भी हम लोग सिक्स बैठे हैं तो अच्छी बातें रहेंगी, लोग याद करेंगे हाँ ये कि हमने आपको मकर मकर संक्रांति में संक्रांति तिल का लड्डू भी खिलाया था। मुझे तिल से ज्यादा ये ये खाना, हाँ ये लो लई ना, वाला ये पसंद लो, है। ये घर के आप बने भी तो हुए हैं। लीजिए। नहीं, मैं तो खाता ही हूँ, मैं तो तिल के देखिए खाता हूँ, मुझे तो अनुराग जी पसंद है, मुझे तो मकर पसंद संक्रांति है। के लड्डू खिला रहे हैं अपने घर पे बुला के, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो पसंद है, मैं तो खाता भी हूँ, क्योंकि मैं तो देसी आदमी हूँ ना। अच्छा ये जनवरी में गुड़ से बने लड्डू खाने में अलग ही मजा आता है। क्योंकि मेरे घर में हमारी अम्मा बनाती हैं ये। अच्छा ये घर के हाँ, होममेड है ये? देखो ना, टेढ़े मेढ़े, इसी तो देखो, सीधा नहीं है ना। अच्छा हाँ, बहुत फिनिशिंग नहीं है। बहुत फिनिशिंग नहीं है ना। हाँ, बाजार वाले तो बहुत फिनिश होते हैं। हाँ, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, फिनिशिंग नहीं है ना। तो ये घर के हैं, हैंडमेड है। हैंडमेड है। हैंडमेड में फिनिशिंग, कभी कभी देखो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई इसमें। माता जी ने खुद बनाया लड्डू करके। वो खुद बनाती है ना, तो ये फिनिशिंग उनके हिसाब से देखो। और ये काले तिल के हैं। अच्छा ये काले तिल के, ये तो खाऊंगा मैं। हाँ, ये काले तिल का है। बहुत तो सही। देखो, तो ये मम्मी अम्मा खुद ही बनवाती हैं, और उनको बड़ा शौक है, हम लोग बचपन से यही सब खाते पीते आए। मैं इसीलिए तो समाजवादी पार्टी में इसी बात का आनंद है। समाजवादी पार्टी गांव की पार्टी है, उसमें हाँ वो गांव को समझती है, गांव की तकलीफ समझती है। इसलिए आप लोगों की सीटें भी ज्यादा गांव इलाके में निकलती हैं। गांव शहर, हालांकि जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बने हैं, तब से उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है। गांव और शहर के बीच का एक ब्रिज बना दिया है, पुल बना दिया है, गांव को शहर से भी कनेक्ट कर दिया है। तो वो गांव में चूंकि पले बड़े हुए, तो उनकी गांव में, और उन्होंने पढ़ाई बाहर की है, तो उन्होंने गांव और शहर के बीच का एक अच्छा सा ब्रिज बनाया है कि गांव शहर के लोग, हाँ संतुलन, माने शहर के लोगों का भी सम्मान करते हैं वो, कस्बों का और गांव के लोगों का भी। तो शहर के लोगों की भी तकलीफ समझते हैं और गांव के लोगों की भी तकलीफ समझते हैं। तो कहने का मतलब वो पूरे भारत को समझते हैं, पूरे हिंदुस्तान को समझते हैं। जो गांव शहर कस्बा तीनों को समझ जाएगा, वो समझो हिंदुस्तान को समझ जाएगा। लेकिन एक चीज है कि ठीक है, आपने कहा पार्टी ग्रामीण परिवेश की पार्टी है, किसानों की पार्टी, मजदूरों की है, लेकिन उस पार्टी में आप थोड़ा सा एलीट नजर आते हैं। कभी आप पोलो खेलते हैं आप, और हालांकि आपकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी शहर की ही है, तो क्या आप थोड़ा सा एलीट हैं क्या? अब मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। देसी भाषा में बताएं, हाँ। हमारा जन्मी गांव में भाव, गांव में पैदा भय, और हमारा जो घर है, अगर बाहे तुम देख ले तो वहां में डर के मारे जाओगे नहीं। बीहड़ में तो जब नींद खुली तो बीहड़ दिखाई पड़ा, गोलियों की आवाज सुनाई दी। वहां पे दूर दूर तक क्या गाँव में डाकू आते थे क्या? अरे खूब। तो हर दिन जब भी नींद आए, खटपट खटपट की आवाज आए, तो अम्मा हमारी कहती थी, ज्यादा बोलो ना, खा सुनिए। हमने कहा नहीं खांसे, वो गिरोह जा रहा है। तो रात में आपने देखा है गिरोहों को? हाँ खूब चहलकदमी करते हुए गांव में। तो जैसे गांव के पीछे से 150 आदमी अपना निकल रहे हैं। हाँ, निकल रहे हैं रात में 11-12 बजे, एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, होता क्या था कि वो गांव, हमको बताइए, आप कह रहे हैं आपने गिरोहों को देखा है बिहार में, चंबल में, तो ये फिल्मों में दिखाते हैं कि ये गिरोह घोड़ों पे चलते हैं, क्या सच में ये सब डाकू घोड़ों पे चलते थे? घोड़ों पे तो नहीं चलते थे उस समय, हमारे सामने तो घोड़ों पे नहीं चले, हमारे सामने तो पैदल ही चल के जाते थे। माने एक जंगल से निकले, चूंकि चंबल का जंगल था और इधर यमुना का जंगल था, इधर से निकले, इधर आ गए, इधर से उधर चले गए, यूपी हो गया, वो मूवमेंट करते रहते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो रात में एक आवाज आती थी ना, उस समय क्या आता था, आप याद करो, उस समय इतनी गाड़ी घोड़ा साउंड नहीं था, पॉल्यूशन नहीं तो था, पैरों की आवाज भी किलोमीटर तक सुनाई देती थी। तो जब वो खटर पटर चलते थे, तो पैरों की आवाज सुनाई पड़ती थी कि जा रहे हैं, गिरोह जा रहा है। हाँ, तो कई बार जब हम छत पे सोते थे, तो हमारे साथ हमारे एक दिन दादी के बगल में लेटा था, तो वही गिरोह जा रहा है, आवाज लग रहा है, आवाज जा रही, गिरोह जा रहा है, कुत्ता भी भौंक रहे हैं। तो ये कैसे कुत्ता भी भौंकने की आवाज आती थी। आप तो लोकल थे। ये गिरोह क्या मतलब वास्तव में क्रिमिनल्स होते थे कि बागी होते थे कि ये रॉबिन हुड होते थे? ये रॉबिन भी होते थे, बागी भी होते थे। ये अपनी किसी वजह से कोई दुश्मनी हो जाती थी, फिर वो जंगल में चले जाते थे, पुलिस उनको खोजती थी, फिर वो अपना एक गिरोह, धीरे धीरे किसी गिरोह में शामिल हो गए, 150 लोग मिलके। फिर वो कभी गांव के आदमियों को तंग नहीं करते थे, इन जनरल। हाँ, गांव से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी पकड़ करते थे।
पकड़ शहरों से ले आए, लाला सेठ लोगों को अल्लाह से बड़े लोगों से उनका पकड़ ले आए, उसके बाद वो वसूली। पकड़ वसूली जो भी उनका सिस्टम होगा। चलिए बागियों पे बात चली है तो ये बताइए, आप ठाकुर से राजपूत हैं, हाँ। जाति से राजपूत हैं, ठाकुर हैं, बीहड़ के रहने वाले हैं। बीहड़ में एक और हुई थी फूलन देवी। हाँ। ठाकुर समाज फूलन देवी को अलग अलग नजरिए से देखता है। आप किस नजरिए से देखते हैं कि वो उन ठाकुर समाज के लोगों का मानना है कि उन्होंने नरसंहार किया था ठाकुरों का, आप उनको किस तरह से देखते हैं? एक विद्रोही देखते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ था, नाइंसाफी हुई थी, या आपको भी लगता है कि उन्होंने ठाकुरों पे जुल्म किया देखिए था? बात ठाकुर और दूसरे बिरादरी की नहीं है। हाँ। इस समाज के अंदर में बात न्याय की होती है। महिला हमेशा सम्मानित होनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति की हो, चाहे किसी भी धर्म की। ठीक है। महिला में वो ताकत, वो शक्ति है जो हमें जन्म देती है, और जन्म देने वाली जो महिला होती है वो हमेशा माँ हो सकती है, और उसका सम्मान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और मैं इसी को मानता हूँ। और ठाकुरों ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। जितने भी डकैतों ने भी महिलाओं का सम्मान किया है। हमारे यहाँ डकैती करने आते थे, मुझे अभी भी याद है हमारे गांव में डकैती पड़ी थी, और जब हम वो क्या करते, वो डकैत जब डकैती करते थे तो महिलाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करते थे, देवियों आप अलग बैठ जाओ। उनके गहने तक पे हाथ नहीं लगाते। अच्छा, यानी आप किनारे रहे हैं? हाँ, मैंने वो गहने तक पे हाथ नहीं लगाते थे, वो महिलाओं को नहीं छूते थे। उनका एक उस समय के जो डकैत होते थे कम से कम इतना एक वसूल था उनका। हाँ, इतना वो रहते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि चंबल के जो डकैत थे उनको बहुत क्रूर नहीं माना गया। बागी, इसलिए बागी मांगेगा, डकैत मांगे, क्रूर नहीं माना गया, क्योंकि वो डकैती करते थे, उनका अपना तरीका था। और ये उनको बना दिया था डाकू। वो हालात इसलिए थे, मैं आपको बताऊं, अगर आपको इसकी पुरानी घटना में लेके जाऊं, जो वहाँ पे भदौरिया हैं, चंबल में आए, ये भदौरिया बेसिकली जो ये राजपूत थे, ये लड़ाकू कौम थी। ये राजस्थान में चूंकि मुगल साम्राज्य से लड़ रही थी उस समय, और मुगल साम्राज्य से लड़ते लड़ते तो उनको एक शेल्टर अच्छा सा चाहिए था, क्योंकि ये एक कबीले थे, लड़ाकू थे, लड़ते थे मुगलों से। तो लड़ने के लिए उन्होंने अपने उस समय चूंकि मुगल साम्राज्य तेजी पे चल रहा था, तो वो अपने आप को सेफ जगह उन्होंने चंबल, जो कि लगा हुआ ज्योग्राफिकली थोड़ा कठिन था, वो कठिन था, तो वहाँ पे आके वो अपने कबीले के रूप में रहने लगे, बसने लगे, और वहीं से उन्होंने अपनी अच्छा, उसमें बिहार में खाने पीने को तो कुछ होता नहीं था, जंगल था, और आपको लड़ना है, मुगलों से भी लड़ना है, और जंगल से रह के मुगलों से भी लड़े और अंग्रेजों से भी लड़े, हालात से भी लड़े। अंग्रेजों से भी लड़े और हालात से भी लड़े, जो कि वहाँ पे ना अनाज होता है, ना वहाँ पानी 100 हाथ नीचे मिलता है, पानी भी ऊपर नहीं है, पानी भी बहुत नीचे है, कुआं भी नहीं बना सकते। हाँ, वो कुआं बनाने के लिए 100 हाथ नीचे जाना पड़ेगा। वहाँ पे कोई खेती नहीं हो सकती है, क्योंकि बीहड़ है, काहे की खेती होगी। तो जो उस समय एक पिल अंगूर होते हैं, पिल अंगूर हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में गाँव में पिलुआ बोलते थे। पिलुआ जो होता है वो अंगूर की तरह होता है, एकदम अंगूर की शेप का होता है। हाँ, वो रसभरी टाइप का, लेकिन अंगूर रसभरी अलग है, वो पिल अंगूर, इसलिए हम लोग को पिल अंगूर बोलते हैं। पीले रंग का होता है। हाँ, नहीं, पीले अंगूर के कलर का होगा, काला भी होगा, उसको खा के तो वो सर्वाइव करते हैं। हाँ, वो और जंगली बेर, छोटे छोटे जो बेर होते हैं ना, इतने होते हैं वहाँ पे, इतने होते हैं यार, खाने का मजा ही है। हम लोग बचपन में जैसे जंगली बेर खो जाए कहीं पे, किसी को बताते नहीं थे, तो किसी को जंगली बेर खिलाते थे तो बोले कहाँ से लाई लला तुम, लला कहाँ को है, तो हम उससे कहते थे कि ये जंगली बेर हैं, और हम इसका ठिया नहीं बताएंगे। बोले कि किसका ठिया बताओ, तो बोले इसका ठिया, हम ठिया नहीं बताएंगे, जंगली बेर है, इसका ठिया बताना ही नहीं है, क्योंकि हम ही चुपचाप लेके आएंगे उसको, और चुपचाप लेके उसको ठिया हम दिखाएंगे नहीं, गुप्त स्थान है, इसको ठिया बोलते हैं, बढ़िया ठिया से लेके आए हैं। तो वो जो जिंदगी थी, तो आपने जो सवाल पूछा मुझसे कि आप यहाँ पोलो खेलने लगे, अब और इस तरह का पोलो खेलते हैं, एलीट लाइफ जीने लगे। सवाल ये है कि गांव से जब मैं निकला, वो पिल अंगूर और वो अपना ठिया वाला बेर, और वहाँ और आम, कुछ आम के पेड़ भी पाए जाते थे। वहां से निकलने के बाद एक मन में हमेशा टीस रहती थी कि गांव में एक लड़का आता था, उसके पिताजी कलकत्ता में नौकरी करते थे, तो पिक्चरें देख के आता था, और हम लोग को बताता था पिक्चर कहानी। हमारे बगल में डकैती पड़ी, मैंने रस्सी डाली और रस्सा से मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के उसको पकड़ लिया, और ये जो पिक्चर में देखते थे वो, और आके कहानी, और हम लोग एकदम
बुद्धू की तरह सुनते रहते थे देहातियों की तरह। आगे कितने मजबूत आदमी है हाँ, हैं, और अपना जैसे नेकर पहने हाँ। वो नेकर में ऐसे ऐसे करते रहते थे, फुंसी उंसी तो रहती थी हाँ। क्योंकि वही नाले वाले में नहाते धोते रहते थे, फुंसी से ऐसे ऐसे खुजलाते रहते थे, स्किन डिजीज हो गया। वो कुछ ना कुछ हाँ। रहता ही था, कभी इधर कभी उधर। तो वो हम लोग को समझता था, एकदम समझता क्या थे ही हाँ, हैं, पटरा का नेकर पहने और बनियान पहने पाजामा पहने ऐसे ही थे। हाँ, तो वो हमको कहानी पिक्चरों की सुनाता था, हम उसको हीरो समझते थे, ये हीरो है। बाद में पता चला कोई हीरो पीरो नहीं है, ऐसे ही है। चूंकि फादर हमारे फौज में थे, वो आर्मी में थे, 6 महीने में आते थे। तो हम लोग को ये मेरे मन में ये था कि यार हम गांव के आदमी हैं, हाँ, क्या हम शहर जैसे नहीं हो सकते क्या? 2 हाथ उनके 2 पैर उनके, 2 हाथ मेरे 2 पैर उनके। हाँ, तो जब मैंने 12वीं पास की तो हमने अपनी अम्मा से कहा, हम्म, मेरे मन में चलता रहता था हाँ। कि सर पिट्ठू खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल पिट्ठू मतलब रहे हैं। लट्टू? नहीं, पिट्ठू मतलब वो बाल रस्सी से लट्टू को लपेट के ना। ना ना हाँ। हम बॉल बनाते थे, और जो बॉल होती थी बॉल बना कपड़े की बॉल, अच्छा। तगड़ी कपड़े की बॉल, अच्छा, कपड़े के यहाँ बांध के और उसको इतना के- बढ़िया हमारे दादाजी हाँ। कसते थे उसको, हाँ, और उसके बाद वो जो गिट्टी लगा गिट्टी के लगा मारते के, थे, अच्छा। उसके बाद सिविल- पिट्ठू। हाँ। हाँ, और फिर चांदनी रात जंगल के बीच में टीले और उसके बीच में पिट्ठू, क्या आनंद था। और उसके बाद आराम से गए, गाय का 1 गिलास दूध पिया और सो गए गुड़ खा के, सुबह उठे फिर वही काम। तो जो पिट्ठू, और वहीं पे हम अपना गुल्ली डंडा, ये वॉलीबॉल बहुत होती थी, तो शाम को वॉलीबॉल एक स्कूल था। यानी बचपन से स्पोर्ट्स लविंग थे आप। तो अब मुझे क्रिकेट, टेनिस, हाँ, ये सब गेम भी सीखने थे, क्योंकि वो मैं किताबों में पढ़ता था, पढ़ने का मैं बहुत शौकीन था, पढ़ता मैं बहुत था। तो मैंने कहा कि अब इसको लालटेन जला के अपनी पढ़ता था। मैंने जब 12वीं के बाद दिल्ली गया, और दिल्ली जाके मुझे जब मौका मिला, तो मैं दिल्ली में मैंने देखा कि कैसे यहाँ टेनिस होती है, क्रिकेट होती है, तो मैं टेबल टेनिस होती है, तो मैं हर चीज़ को सीखने की भूख थी। गांव से आया था ना, तो भूखा था, हर चीज़ सीखनी हर थी, चीज में हाथ आजमाया। हर चीज़ जानी थी। घोड़ा का इसलिए शौक था कि गांव में हमारे दादाजी के पास एक घोड़ा था। अच्छा, हाँ, पूरा गांव में पहले क्या होता था, छतरियों के यहाँ घोड़ा खाने को हो ना हो, हाँ, ये घोड़ा जरूर बना जैसे रहता यादव था। लोगों के यहाँ गाय भैंस जरूरी है। तो हमने एक दिन अम्मा से कहा, हाँ, अम्मा ये घोड़ा जो है ये इतना खाता है, खाना हमारा कम पड़ जाता है। दादाजी घोड़ा पाले हुए, बोले ये पहले तो जब मैं शादी होके आई थी तो बहुत थे, हाँ। अब कम हो गए हैं। अच्छा, घर पे और भी थे पहले? हाँ, पहले भी थे, घोड़े तो पहले थे। तो मेरे घोड़े पे बैठने की आदत तो पहले से तो थी। हॉर्स राइडिंग बचपन से ही सीख ली थी क्या आपने? हाँ, घोड़ा पे चलाना, तब हाउस राइडिंग कहाँ बोलते थे, तब घुड़सवारी। तो हाँ, दादाजी कहते बैठ जा मोड़ा, हाँ। ए बैठ जा, हम बैठ जाते थे उस पे। बचपन से ही आपको हॉर्स राइडिंग आती थी? हाँ, हमारे घोड़े पे बैठ के दौड़ लेते थे। वो तो दादाजी का घोड़ा था, वो अपना घोड़ा बैठ के दौड़ लेते थे। उनने सिखाया? सिखाया, सीख गए। गांव में कुछ सिखाया हाँ, नहीं ये जाता, बात सही वहाँ है। कोई टीचर नहीं होता है। वहाँ तो गिल्ली डंडा, गुल्ली डंडा और गांव में तो सब आदमी करके क्रिकेट। सीखता है। वहाँ क्रिकेट खेलने लड़के आजकल देखो कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ पे कोई सिखाया थोड़ी जाता है, फुटबॉल हाँ, खेलते हैं, कोई सिखाया थोड़ी जाता है। तो आपका वॉलीबॉल। घोड़ा कैसा, कितना मतलब महंगा वाला था कि सस्ता अरे वाला था? नहीं, घोड़े जो होते हैं महंगे घोड़े सब ऐसे ही गाँव अभी तो में देख रहे हैं घोड़े गोंडा में 1.5 करोड़ 2 करोड़ का घोड़ा आ रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ। उनकी बात दूसरी, लेकिन तब घोड़े ऐसे ही पाए जाते थे। खैर, देसी घोड़े। हाँ, फिर मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली जाके अपना घोड़सवारी और क्रिकेट सीखा, टीटी सीखा, टेबल टेनिस सीखा। और जिन के साथ में मैं नाम नहीं बता सकता, जिन्होंने मुझे टेनिस जिनके साथ मैंने खेलना शुरू किया, हाँ, जिनके साथ मैं टेनिस खेलना शुरू किया, हाँ, मैंने मुझे खेलने का शौक था, हाँ, हाँ। तो उनके साथ मैंने टेनिस शुरू की। बाद में वो मेरे साथ टेनिस खेलते थे, बाद में वो चीफ मिनिस्टर बन गए। हुड्डा जी, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। वो अच्छा। दिल्ली में उन्हीं के साथ मैंने खेलना शुरू किया था। वो तो काफी सीनियर है उम्र में हाँ, आपसे। लेकिन वो टेनिस खेलते थे। हाँ। वो बड़े घर के थे तो टेनिस खेलते थे। तो एक नॉर्थ एवेन्यू है, वहाँ एक जगह है, तो वो खेलने आते थे, तो मैं भी पहुंच जाता था। तो पहले तो ऐसे ही उल्टी सीधी मारते मारते सीख गया। तो देखो वो भी कहाँ से ले गए, वो भी चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर टीटी खेलने का, मुझे टीटी सीखना था, टेबल टेनिस। हाँ। टेबल टेनिस। तो मैं टेबल टेनिस अपने कॉलेज में इधर उधर सीखता रहता था। तो एक टेबल टेनिस बहुत अच्छी खेलते थे जो मेरे बगल में रहते थे, हाँ। नॉर्थ एवेन्यू में। हाँ। वो एक्स MP हो चुके थे, अच्छा। तो वो बगल में रहते थे। तो वो टीटी बहुत अच्छी खेलते थे, तो वो भी खाली थे, फुर्सत में थे, हाँ। पढ़े लिखे भले आदमी थे। हाँ। उनके साथ में टीटी खेलता रहता था, वो भी फुर्सत में थे। हाँ। बाद में वो भी चीफ मिनिस्टर बन गए। कहाँ के? महाराष्ट्र के। कौन? पृथ्वीराज चौहान जी। वो टीटी खेलते थे मेरे साथ। यार जिसने आपके साथ खेल खेला सुनो। मुख्यमंत्री बना। नहीं, वो नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैंने, हम तो कमजोर आदमी थे, तो हम अपना पकड़ के अखिलेश जी के खेलते। साथ भी आप कुछ खेल खेले हैं? देखिए, वो उनके साथ तो मैंने खेला ही है। उनके साथ तो जिंदगी का सारे
क्या बोलते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बन गए? नहीं वो मुख्यमंत्री बने, 12 वो में? अपनी मेहनत 12 से पहले खेले थे उनके साथ कई खेल? देखिए उनके साथ मेरा संबंध तो आप ये समझ लो एक ही जगह इलाके से अच्छा हाँ, है, एक ही जिला आप लोग का। एक ही जिला एक ही जगह, हाँ। और उनका मेरी जिंदगी में बड़ा योगदान है। ये दिल्ली बात में- मुझे बताइए, आपकी पहली मुलाकात अखिलेश जी से कैसे हुई थी? हम लोग इटावा में एक ही जगह से थे, तो मुलाकात हुआ एक सबसे पहले हम लोग वहीं पे, इटावा तो छोटी सी जगह है ना, माने कोई छोटा बड़ी जिला जगह है। तो है नहीं है। और अखिलेश जी की आदत है कि वो हर किसी का, हर व्यक्ति का, हर अपने जो साथी होते थे उस समय सबका सम्मान करते हैं, वो सबका सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी बड़े लोगों से दोस्ती की ही नहीं। मुझे तो नहीं याद है कि उनके बड़े घर का कोई भी लड़का, आप कोई उनके दोस्त संपर्क हो। में कैसे आए? वही ना, इटावा तो मिल ही जाते हैं ना सब एक दूसरे, जगह ही कितनी है, वो किसी ना किसी थ्रू तो मिलेंगे। बिल्लू होता था, प्रोफेसर साहब का बेटा होता था, वो सबको घेरे रहता था, जो अब नहीं है इस दुनिया में, हाँ। वो सबको घेरे रहता था। तो हम लोग मिलते, और उनकी आदत ये थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, श्री अखिलेश यादव जी की आदत ये थी कि वो हमेशा लोगों को अपनाते थे। उनको स्पोर्ट्स पसंद था, तो जो अच्छा स्पोर्ट्स खेलता था अच्छा। उनका साथी हो जाता था। क्योंकि वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे, फुटबॉल बहुत अच्छी खेलते थे, टेनिस बहुत अच्छे खेलते हैं, जो कि स्पोर्ट्समैन है वो, उनको स्पोर्ट्स पसंद है। आप लोग खेल, अच्छा खेल से जुड़े थे? खेलते तो है ही, हम लोग साथ में बहुत खेले, क्रिकेट खेली, टेनिस खेली, फुटबॉल खेली। उनके वो चूंकि उनको खेलना आता, हाँ तो स्पोर्ट्स लवर है, स्पोर्ट्स लवर है, और अपने साथियों की मदद भी करते थे। क्योंकि हम लोग तो गांव से गए थे, तो हमने एक दिन उनसे बोला कि भाई हम अब शहर में आए हैं दिल्ली जैसे में, तो कपड़े तो ठीक होने चाहिए। तो वो चूंकि उस समय बाहर उनको एक्सपोजर ज्यादा था, हम लोग गांव के थे, उनको शहर गांव दोनों का एक्सपोजर था। हाँ ठीक बात है। तो उन्होंने मुझे एक शर्ट दी थी, पैंट भी दिया था, शर्ट दी थी। वो अच्छा, उसमें जो लिखा था वो मैं जानता ही नहीं था कि ये भी कोई ब्रांड होता है, तो ब्रांडेड थी वो। अब वो तो बाहर निकल चुके थे ना। वो शर्ट पहन के मैं किसी के पास, मैंने शर्ट पहन के शाम को मैं कॉलेज में ऐसे बैठे बातें कर रहा था, तो उस पर लिखा हुआ था। तो सामने वाले ने सोचा कि घोड़े की बात तो करते ही है ये, शर्ट भी ऐसी है और पैंट भी अच्छा है, ये भी बड़ा आदमी है। नहीं समझे कौन सा ब्रांड था वो? एक वर्साचे उस समय उन्होंने मुझे दी थी, व्हाइट कलर की शर्ट थी। कौन सा साल था वो? वहां से लाए थे, बाहर पढ़ते थे तो लेके आए होंगे। बाहर तो इन ब्रांडों की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो लेके साल कौन सा साल हमारे लिए ये होगा, मुझे लगता है पुरानी बात है बहुत, ये सब 2000 के पहले की। हाँ, तो आपका फिर माहौल बन गया होगा फिर? अरे मत पूछो। तो वो समझने लगा सामने वाला, वो भी बड़ा बड़े घर का, बड़े घर का था वो मंत्री। अब तो बहुत बड़ी जगह है वो। वो चूंकि उसके फादर खुद ही मंत्री थे उस समय, और वो भी आजकल मंत्री हुए। तो उस समय उसको लगा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, तो उसने मुझसे दोस्ती कर ली, मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। और वो दोस्ती ने, माने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जानते ही होंगे, उसने देखा मैं बड़ा आदमी हूँ, घोड़े की बात करता हूँ, घोड़ा मेरे पास है, कपड़े ब्रांडेड पहना है, तो ये बड़ा आदमी है। उससे वो समझ ही नहीं पाया कि हम ये खाल जो ओढ़े हुए हैं, इटावा का मोड़ा है, इटावा का मोड़ा है, वो मोड़ा समझ ही नहीं पाए। सोचा ये दिल्ली का लड़का है और पढ़ दिल्ली में ही रहा है। उसने मुझसे दोस्ती कर ली सिर्फ उस ब्रांड से, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद वो मुझे अपने साथ लेके घूमने लगे, उसकी गाड़ी में हम लोग घूमने लगे, फिर मेरा अच्छा दोस्त बन गया। फिर धीरे धीरे देखो कैसे चीजें चलती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सम्मानित अखिलेश जी ने, जो सम्मानित श्री अखिलेश यादव जी है, उन्होंने जिंदगी को मेरी बदल दी। इसलिए लोग कहते हैं ना कि मैंने तो हमेशा ही बोलता हूँ, मैं वो हूँ सूखे हुए तालाब के किनारे बैठा वो हंस हूँ, फना हो जाऊंगा तालाब छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्योंकि उस तालाब ने क्या दिया है मुझे, ये मैं जानता हूँ। जहाँ पे बैठे हैं ये भी उनकी देन है। यानी आप अखिलेश जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जिंदगी में हर व्यक्ति की जिंदगी बनाई है, और जिंदगी बनाने के बाद लोग बदल जाते हैं। उनको लगता है कि मेरी काबिलियत थी जो मैं इतना बड़ा हो गया। यही डायलॉग तो अभय सिंह कहते थे कि मैं मुझे भगा देंगे, वो कहते थे मुझे भगा भी देंगे तो भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए वो लोग दूसरे टाइप के लोग हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है वो किस मानसिकता के लोग हैं। उनको सत्ता का संरक्षण हमेशा चाहिए। ऐसे लोगों को किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पार्टी से लगाव नहीं होता। जहां जाते हैं वहां भी कोई लगाव नहीं होता। इनका रास्ता अलग है, हम लोग का रास्ता अलग है। हम अगर उनका साथ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? एक ही गांव घर के लोग हैं, एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं। हमारी जिंदगी की, जब आप जिंदगी में बड़े होते हैं, आपकी एक छोटी उम्र से उनका साथ है, तो जो छोटी छोटी कहानियां हैं, जो हमारी मदद उन्होंने की है, जो छोटी छोटी मददें हैं, जिस तरह से उन्होंने हमें एक एक चीज पे हर जगह, जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ी, उन्होंने मुझे एक गांव के मोड़ा से उठा के
अनुराग भदौरिया बना दिल्ली दिया। का हाँ। दिल्ली का एक रईस अनुराग भदौरिया बना दिया, जिसको लोग समझने लगे कि इसके पास सब कुछ है। था कुछ नहीं, हाँ। उन्होंने रहने के लिए व्यवस्था कर दी, अच्छी जगह में रहने लगा, अच्छा पढ़ने लगा, सब अच्छे इंतजाम उन्होंने कपड़े किया। पहनने लगा है। सब इंतजाम उन्होंने किया। वो करते मेरे ही कि वो हर कमजोर व्यक्ति की मदद करते थे, तो हमने मदद मांगी तो हमने भी हमारे भी की। वो व्यक्ति हर लोगों की मदद करते हैं और फिर अपना साथ दिया। नहीं, वो तो हम लोग देखते हैं कि आज भी क्या कहते हैं कितने गरीब लोगों की रोज है हाँ, मदद होती है। और अपना साथ दिया। हाँ। तो साथ देने से हम लोग की तो जिंदगी, उनके साथ जो कहानियां हैं, हो सकता है बहुत सी कहानी हम आपके कैमरे पे नहीं कह सकते, हमारी उनकी जो कहानियां हैं वो कहानियां ही मोहब्बत है। वो कहानियां जो है ना, जिंदगी से संबंधित कहानियां। किसी की मजबूत रिश्ते कौन बनाता है? मजबूत रिश्ते आपकी जिंदगी की जो कहानियां होती है ना, हाँ, ठीक एक बात है। दूसरे की कहानियां, वो जिंदगी की अगर मजबूत 2012 रिश्ते में आप बनाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल सलाहकार भी थे। बिल्कुल, उन्होंने मंत्री बनाया मुझे। हाँ। और उसके पहले की बात, ये तो आप जानते हो 2012 के बाद की बात। उसके पहले की तो जिंदगी है 15 साल 20 सही साल बात की। है। वो पहले की जिंदगी तो उन्हीं के माने मदद से। और सही बताएं, हाँ। वो कभी मदद करते थे सोच के करते नहीं कि मदद कर रहे हैं। मजेदार तो बात ये है, और उन्हें याद भी नहीं रहता। हम लोग कभी याद दिलाते हैं कि आपने उसकी मदद की थी। अच्छा, हमने की थी क्या? अरे हमने क्या, आपको याद नहीं? वो चौराहे पे मिला था, तब आपने उससे बोला था क्या करते हो, तो उसने बोला कि मैं नौकरी करता हूँ। फिर आपने पूछा नौकरी में क्या करते हो? बोला मैं बॉम्बे में नौकरी करता हूँ। बोले वैसे क्या कर लेते हो? बोले मैं अच्छा वो बना लेता हूँ, वहाँ बॉम्बे में बर्गर बना रहा हूँ। हाँ। तो बोले बर्गर बनाते हो? हाँ। तो अब तुम्हारी मदद कर देंगे। तो आपने तो उसकी बर्गर की दुकान खुलाई थी। अरे हाँ, मैं तो याद ही नहीं है उनको, याद नहीं। वो एक्चुअली मदद करके उसको याद ही नहीं रखते। उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, लेकिन मदद की मेमोरी जो होती है ना, वो उस नेताजी का भी यही आदत थी। नेताजी भी मैंने खुद मदद देखा करके, कई बार वो लोग कोई भी मिलता है तो उससे पूछते हो तुम्हारी क्या मदद कर दे। हाँ क्या मदद करें, मैंने पूछते ही है। हाँ। लिफ्ट चलते, वो तो छोड़ो हाँ। भाई साहब, लिफ्ट में चढ़ेंगे, जो लिफ्ट मैन होगा उससे बात करने तुम्हारी क्या लगेगा। मदद कर दे। नहीं नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? बोले हाँ। कितने घंटे करते हो? बोले साहब अब जिंदगी बड़ी परेशान है, 14-15 घंटे करना पड़ता। कहाँ के रहने वाले हो? तो बताएगा गाजीपुर या कहीं जौनपुर का। तो क्या मदद तुम्हारी कर दे? तो कर दो साहब, हम चाहते हैं कि एक छोटी सी हमारी दुकान हो जाए जौनपुर में, तो हम वापस अपने गांव चले जाए, बच्चे वहीं रहते हैं, और हम कर देंगे तुम्हारी मदद। ये इसका नंबर ले लो, इनका ये तो नंबर फेवरेट डायलॉग है उनका नहीं कि क्या तुम्हारी मदद कर दे। डायलॉग नहीं, तुरंत नंबर दिलवाते हैं। नंबर दिला के, मजेदार बात है, जो मिलने पहुंच जाता है तो पता चला सारे मंत्री संतरी बाहर बैठे, वो मिल रहा है अकेले में। देखा है वो, मतलब सुनो, वो गरीब आदमी लिफ्ट मैन पार्टी ऑफिस में अकेले मिल रहा है। अब लोग चर्चा करते हैं कोई बड़ा। अभी देखिए खुशी दुबे की कितनी मदद हुई। खुशी दुबे की, खुशी दुबे के साथ किया ना। हाँ। सरकार ने, किसी ने मदद नहीं की ना। वो अच्छा बताइए, किसी का पति अगर क्रिमिनल है, किसी का पति बदमाश है, तो उसकी फैमिली क्या, पत्नी की नहीं, पत्नी की क्या गलती? वो भी 4 दिन पहले जो ब्याह हुई, 4 दिन पहले उस पत्नी की, उस लड़की की क्या गलती? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। एक लड़की है, हमारे यहाँ तो शादी, हमारे यहाँ शादी तो माँ बाप देख के करते हैं। 4 दिन पहले आई महिला, क्या पता उसका आदमी क्या करता है? उसका आदमी क्या करता है? और सजा उसने 2 साल की सजा। बताइए आप, ये अन्याय है कि नहीं है? 100% है। मैं तो उसकी बात सोचता हूँ तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं कि कोई लड़की की क्या गलती है? 4 साल पहले शादी की हुई लड़की की गलती कैसे हो सकती है? इस देश के अंदर में लड़की तो वैसे ही, हमारे हिंदुस्तान में आंख बंद करके शादियां हो जाती हैं, लड़की शादी करके चली जाती है, पता नहीं चलता पति क्या करता है। अच्छा निकला तो भाग, बुरा निकला तो भाग। भाग के भरोसे गांव में देखिए शादी होती है, भाग के भरोसे जाती है, और आप उसको जेल में डाल दो। आज तो ये काम सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता चलते लोगों की मदद करते हैं, नो डाउट। और अब थोड़ा खड़े होकर बताइए। नहीं, और मैं उसकी जो बता रहा था किस तरह से आदरणीय उनका जो नेताजी का, आप देखिए नेताजी का कितना बड़ा स्मारक बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता इटावा में जो बन रहा है, वो इटावा में जो सैफी बना रहे हैं, क्योंकि नेताजी हुई पैदा हुए बड़े हुए। आज भी देखो माननीय अखिलेश यादव जी दौड़ के कहाँ जाते हैं? इटावा सैफई दौड़ के जाते, क्योंकि वो गांव से उन्हें लगाव है। नेताजी वहीं पैदा हुए बड़े हुए, वो भी वहीं पैदा हुए, तो उन्हें पता है ये मेरे नेताजी का घर है, मेरा घर है। जड़ों को नहीं छोड़ना, जड़ों को नहीं छोड़ते, जड़ों को पकड़े हुए दौड़ के सैफई पहुंचते। सैफई की बात कर दो तो उनके अंदर एक अजीब सी खुशी लहराने लगती है, जैसे लगता है कि आपने किसी विदेश की किसी बड़ी जगह की बात कर दी। इतना खुश होते हैं सैफई के नाम से। इतना बड़ा स्मारक बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी नेता का व्यक्तिगत रूप से इतना बड़ा स्मारक बन रहा है, और नेताजी के प्रति इतना बड़ा बनने जा रहा है, वो इतना बड़ा बनने जा रहा है। और क्योंकि वो नेताजी को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना। अभी कितना काम उसका कंप्लीट हो गया है? ऑलमोस्ट अभी चल ही रहा है, बड़ा काम है, तो अभी एक अगले साल तक 1.5 साल में बनके तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, आप देखो नेताजी को कैसे खोजते हैं वो। हो सकता है आपने कभी फील नहीं किया होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे खोजते हैं।
आदरणीय लालू जी की बात करो, दौड़ के लालू जी से मिलने जाते हैं, क्योंकि जानते हैं लालू जी नेताजी के साथी थे। वो लालू जी के अंदर नेताजी को खोजते हैं, लालू जी का सम्मान करते हैं। शरद पवार साहब अगर कोई बात कह दें तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी टालेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये नेताजी के साथी हैं। आदरणीय अपने शरद पवार जी, वो शरद पवार जी के अंदर में नेताजी को खोजते हैं। वो जानते हैं दीदी ममता जी, नेताजी के साथ उन्होंने काम किया है, नेताजी के साथी रही हैं, तो आदरणीय दीदी जी का सम्मान करते हैं, ममता जी का सम्मान करते हैं। वो हर उस व्यक्ति के अंदर में नेताजी को खोजते हैं जिस व्यक्ति ने नेताजी के साथ काम किया है। आज भी मैं जानता हूं ना उनको, नेताजी के लिए कितनी तड़प उनके अंदर रहती है। वो तड़प दिखती है, वो तड़प अपनी सारी तड़प उसमें, अपनी जितनी तड़प है वो सह पे जाके उसके जो स्मारक बना रहे हैं उसमें निकालते हैं। एक एक चीज को मॉनिटर करते हैं, ये कितना बना, ये कितना बना, वो कितना बना, ये कैसे हुआ। नेताजी हनुमान जी के भक्त थे, या उस अपना इतना प्यार करते थे कि भव्य हनुमान जी की उन्होंने मूर्ति लगाई है। सवाल उठता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी एक अच्छे बेटा, एक अच्छे जिम्मेदार नेता, एक अच्छे समाजसेवी, एक अच्छे पति, एक अच्छे बाप, एक अच्छे साथी और एक अच्छे समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता। उन्होंने अपने आप को हमेशा कार्यकर्ता, अच्छे फैमिली मैन भी हैं। फैमिली मैन, इज अ परफेक्ट फैमिली मैन। जो परिवार को प्यार करेगा भाई साहब, वो समाज को प्यार करेगा, और जो समाज को प्यार करेगा वो देश को प्यार करेगा। तो असली राष्ट्रभक्त माननीय श्री अखिलेश यादव जी है, जो परिवार में को प्यार करते हैं। जो परिवार को करेगा वो समाज को करेगा, जो समाज को करेगा वो राष्ट्र को करेगा। वो एक्चुअल राष्ट्रवादी है। और जिसको अपनी फैमिली से प्यार नहीं, उद्देश्य क्या करेगा भाई? वो भावनाएं तो वहीं से आती है ना। कोई अपने बच्चे के बारे में बात करेगा तो देखो कैसे दूसरों के बच्चों का समझेगा, फिर दर्द नहीं, वो तो कोई अपने बच्चे की तकलीफ की बात करता है तो हम तो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता है ना बच्चे का दर्द क्या होता है, उन्हें पता है परिवार का दर्द क्या होता है। तो आप देखिए पूरे परिवार को ऐसे नेताजी की तरह समेटे हुए जोड़ के रखे हैं। पूरे परिवार को, पूरा परिवार देखिए अपनी बाहों में समेटे हुए हैं। क्यों? उन्हें पता है नेताजी को ये पसंद था उनको, नेताजी को पसंद था परिवार, नेताजी को पसंद था सैफई, नेताजी को पसंद, उनके जो साथी नेता थे उनको नेताजी प्यार करते थे। नेताजी के साथी जितने भी नेता हैं आज की डेट में उनको प्यार करते हैं, और पूरे परिवार को समेटे हुए हैं, पूरे पार्टी को समेटे हुए हैं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जकड़े हुए हैं। माने किसी की तकलीफ को पार्टी को फैमिली मानते हैं, बिल्कुल पूरी फैमिली, उनकी पार्टी एक फैमिली बन चुकी है। पार्टी को एकदम जकड़े रहते हैं दोनों बाहों में, और हर व्यक्ति उनको मैसेज करके किसी की तकलीफ का उनको आगाह करता है। फलाने को तकलीफ है तो तुरंत मदद के लिए दौड़ा देते हैं। अच्छा, मैं आपने बहुत बताई कि वास्तव में व्हाट्सएप वाली बहुत इजीली अवेलेबल है। आप एक मैसेज डाल दो, हाँ, आपका काम हो जाएगा और मदद हो जाएगी, मिल लेंगे। हाँ, कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, वो आपको तुरंत आपको मैसेज का जवाब आएगा और मदद होगी। तो ऐसा नेता सदियों में नहीं आता यार, सदियों में नहीं आता। लोग कहते हैं सदियों में मिलता है, मैं तो कहता हूँ सदियों में ऐसा नेता नहीं आता। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, इतनी चौड़ा होकर बोल रहा हूँ ना आपके सामने। ऐसा नहीं कि आप उनके फैमिली और पार्टी के मेंबर हैं, नहीं, बोल रहे हैं आप नहीं बताया ना, आप ही ने बताया ना कि एक गांव से निकल के मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, और शहर की एक अच्छी जगह बैठा हूँ ना, और अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिला है ना, ठीक बात है। तो देन तो उन्हीं की है ना। ये कैसे भूल सकता हूँ मैं, और कैसे भूल सकते वो लोग जिनको MP MLA बनाया है, जो प्रधान नहीं बन सकते थे उनको MP तक बनाया है। ठीक बात है। MP बनेंगे नहीं बने, वो प्रधान नहीं बन सकते, मंत्री बनाया है, मंत्री बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि वो सबको अपनाते। तो मैं वही कहता हूँ कि वो एक जिम्मेदार, हर किसी को मैंने कहते हैं सदियों में नेता आता है, ये सदियों में भी ऐसे नेता नहीं आता। अच्छा, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अखिलेश जी पहचान नहीं पाते लोगों को, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, कई बार उनको धोखा दे देते। चाहे RLD वाले आपके वो है ना, जो आपने उनका एक सांसद बनाया, क्या नाम, जयंत चौधरी, राज्यसभा भेजी, वो आपको क्या कहते धोखा दे के निकल गए। और पल्लवी पटेल को आप लोगों ने विधायक बनाया, तो फिर वो आप ही लोगों को आंख दिखाने लगी। और ऐसे, और संजय निषाद लोगों को आप लोगों ने पहचान दिलाई, MP बनाया, फिर आप लोगों को कोई धोखा देकर चले गए। तो लोग कहते हैं अखिलेश जी लोगों को पहचान नहीं पाते, लोग उनको धोखा दे देते हैं। नहीं, वो पहचानने नहीं चाहते ना। हाँ, अच्छा व्यक्ति कभी आदमी को पहचानने की जरूरत नहीं समझता। जो अच्छी आत्मा होती है ना, वो तो मदद ऐसे ही करता है। हाँ, वो बहुत जजमेंटल नहीं होता है। अच्छा व्यक्ति से मिलोगे, जाके आप बताओगे मैं परेशान हूँ सर मेरी मदद कर दो, तो मदद कर देगा। भले आप देश में चोर हो, डकैत हो, लेकिन अच्छा व्यक्ति इतना नहीं सोचता। आपको इसी पे कहानी आपने सुनी होगी, अच्छा व्यक्ति कैसा होता है। एक बार मैंने अखिलेश जी जिस तरह के वो बता रहा हूँ मैं, किस तरह के वो व्यक्ति है। एक संत एक बार अपने अर्घ दे रहा था,
नदी में, नदी किनारे, हाँ। नदी किनारे एक बिच्छू डूब रहा था। हाँ। तो उन्होंने बिच्छू को उठाया, हाँ। बिच्छू ने डंक मारा, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिच्छू को जाके किनारे रख के आ गए, फिर आके अपना अर्क देने लगे। हाँ। फिर वो बिच्छू आगे पानी में गिर गया, फिर डूबने लगा, फिर उसको उठाया, फिर उसने डबल डंक मारा, एक नहीं इस बार डबल मारा। फिर वो उन्होंने उसको बाहर रखा तो उनको थोड़ी सी बेहोशी आने लगी। फिर देखा थोड़ी देर बाद फिर आ गया पानी में। जब वो थोड़ी सी बेहोशी आ रही तो उसके बावजूद उन्होंने उठाया, उसने इस बार 3 बार डंक मारा, फिर भी उसको बाहर रख के आए। तो बाहर खड़े व्यक्ति ने पूछा कि संत जी आप क्या कर रहे हो, आपको डंक मार रहा है। उन्होंने क्या बोला, जो अखिलेश जी की आदत, उस देखो बिच्छू है, उसका काम है, नेचर है डंक मारना, वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। मेरी आदत क्या है, मदद करना, तो मैं अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? वो अपनी आदत नहीं छोड़ रहा है, मैं अपनी आदत क्यों छोड़ लूं? तो मैं जब भी मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलता हूं या किसी व्यक्ति के बारे में जो पार्टी छोड़ के जाते हैं, इस तरह की बातें करता हूं, मैं तुम्हें मैं कसम से कह रहा हूं ये बात, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि पार्टी का कार्य करता हूं। मैं जब भी किसी की शिकायत बोलता हूं कि देखिए छोड़ के चला गया, ये हो गया, कहते हैं अरे छोड़ो यार, तुम भी पता नहीं क्या बातें करते हो, और बातें करो ना, ठीक है वो अपना भाग गए, अपना गया, हम इतना सोचते नहीं यार, पार्टी के बारे में सोचो ना, और बताओ कैसे और कैसे आए, कैसे वो उसको वहाँ पे कैसे मजबूत करे, ये बात करो ना। छोड़ो वो आया गया, सोचो वो उस पर लोड ही नहीं लेते। मतलब वो एकदम संत व्यक्ति है, मतलब वो किसी कोई पार्टी छोड़ के चला गया या पार्टी, वो कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से और अपने नेचर नहीं बदल रहे वो। हाँ, वो कभी भी इस तरह की चीजों को वो बदल ही नहीं सकते, वो उनका नेचर है मदद करने का। आप लाख कोशिश कर लो, जैसे आपने बोला कि उनको जो मिलेगा उससे पूछेंगे, जैसे नेताजी पूछते थे, जैसे नेताजी से कोई पूछता था तो नेताजी क्या पूछते थे, खाना खाया कि नहीं खाया, कब आए, तो बोलता नहीं, हाँ खा के आओ, खाने के लिए पहले पूछते थे, हाँ कहाँ रुके हो, बोले वहाँ, गाड़ी है, हाँ गाड़ी है, अब कोई बात तो नहीं, कोई बात यानी कोई बात बताओ, कोई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं होगा तो तुरंत व्यवस्था करा देंगे। टू कॉपी सी अखिलेश यादव जी है, एज इट इज, जैसी आप जाओगे, हाँ ऐसे ही आप जाओगे, जैसे हम मिलने भी पहुंच जाए कोई भी, हम या कोई भी, अगर समय खाने का है, क्यों खाना खाया कि नहीं खाया तुमने, खाना है। अच्छा, आप तो उनके साथ इतना रहते हैं, आप लोग उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, तो जो लोग उनको चीट करके गए हैं, तो क्या कभी उनको फील होता है कि इन लोगों ने नाजायज फायदा उठाया, भरोसे को तोड़ा? वो मैं बताऊं आपको, वो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, वो संत आदमी है बिच्छू वाला, वो बिच्छू डंक मारता रहता है, वो उसकी मदद करते थे, वो बहुत, कोई उनका साथ छोड़ के गया, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, अच्छा ही लगेगा, उनका साथ छोड़ा, भाई साहब वो मुसीबत में आया, मदद की उसकी, फिर मदद की। मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों, बोला अरे नहीं, आप पुराने नेताजी से भी संबंध थे, हमारे पास भी मिलने आता था, ठीक है, उनका रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया, लेकिन मदद मांगी उसने, तो मदद की। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसे व्यक्ति है जो दुनिया की, मतलब वो मदद करने में विश्वास रखते, इसीलिए ऊपर वाले ने देखो आज 38 सीट पे और कांग्रेस की मिला 37 43 सीट, सबसे बड़ी पार्टी बना दी देश की, प्रदेश की, और देश की 3rd लार्जेस्ट पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। ये उनके पुण्य हैं कि प्रभु राम का आशीर्वाद उन्हीं को मिल रहा है। ये गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी है, वो प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। प्रभु का आदर्श आचरण क्या था? प्रभु का आदर्श आचरण क्या था? पीड़ितों की मदद करो, आप किसी के साथ चीटिंग मत करो, आप सत्य बोलो और विकास के सच्चे रास्ते पे चलो। तो सच्चे रास्ते पे चल रहे ना, सनातन को मानते हुए, क्योंकि खुद सनातनी है वो। अच्छा, तो प्रभु का आशीर्वाद मिला और अयोध्या भी प्रभु ने जिताई। सोचो कितना आशीर्वाद उनके ऊपर में, इतना समाजवादी। अच्छा, अयोध्या कोई लोग क्यों, बहुत अयोध्या तो समाजवादी पार्टी कई बार जीतती रही है, वो ये क्यों भाजपा वाले इतना बहुत क्या कहते हैं उसको चमत्कार की तरह देख रहे हैं? परेशान भाई, मित्रसेन यादव आपकी पार्टी के नेता थे, अक्सर जीतते थे। समझे, परेशान वो उनको आज नजर आ रहा है ना, उनको आज अयोध्या नजर आ रही है। हम अयोध्या को वर्षों से प्यार कर रहे हैं और आशीर्वाद प्रभु का मिल रहा है। मैं तो फैजाबाद का रहने वाला हूँ, तो लगातार मित्रसेन जी जीते। हाँ, वो तो समाजवादियों की सीट रही है हमेशा से जीते भी समाजवादी हमेशा वहाँ पे। देखिए, भाजपा का जीतना वहाँ आश्चर्य होता था। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, आप देख लेना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इस देश की सबसे बड़ा नेता आज की दुनिया में कोई है तो माननीय अखिलेश यादव जी, दुनिया में सबसे बड़ा नेता। मजाक नहीं कर रहा हूं, बताइए, प्रूव करिए, प्रूव करके। और आप अपने दिल से पूछना, और जब व्यूअर देखेंगे इसको, उनसे कमेंट, वो तो खुद ही लोग बोलेंगे।
भाजपा वाले गालियां देंगे और आपके देखिए, समर्थक आपको अप्रिशिएट करेंगे। हमारे समर्थन भाजपा वाले भी देखना बोलेंगे हाँ। कि भदौरिया जी सही बोल रहे हैं, ठीक है, प्रूव करिए, भाजपा वाले ही बोलेंगे। प्रूव करिए। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति कमजोर और बहुत गरीब रहा हो और अगर वो श्री अखिलेश यादव जी से मिला हो तो उसकी मदद हुई होगी, चाहे किसी ना वो तो होती है, किसी पार्टी का रहा हो। पार्टी ने देखी दूसरा- बात है, खुशी दूसरा- दुबे की करी उन्होंने, देखी मदद की। खुशी दुबे की नहीं हाँ। की, परेशान थी, हाँ उसकी मदद हुई। ठीक है। दूसरा, वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते, अच्छा, कभी नहीं बोलते। आपसे जो कहेंगे वो करेंगे और नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। जो कह दिया तो फिर हाँ, या तो कहेंगे पूरा होना है फिर वो। हाँ, झूठ नहीं बोलते, जबान के पक्के हैं एकदम, माने झूठ नहीं बोलते। सांसारिक व्यक्ति, फैमिली मैन। फैमिली मैन, पूरे अब पार्टी को परिवार समझता हो। हर कार्यकर्ता जो घास गांव में खोद रहा है, उससे भी अगर श्री अखिलेश यादव जी बात करे तो हम ना बताओ यार मर्दे क्या बोलता हुआ। अभी हम मिलाई फोन ला, अभी मिला दे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के ना मिलाई, ये देखा नंबर बा कि नहीं बतावा, हमके बतावा ये नंबर बा कि ना बतावा। ढेर तू नेता बनल हुआ, एमएलए बनल हुआ, हमके से कई बात तो एमएलए बन के हम कार्यकर्ता है, या पक्का कार्यकर्ता ही, देखा नंबर है। कल हम फोन कर रहे अखिलेश जी का नंबर सबके पास है। वो ऐसा बताएगा, कल बिहाने बात भय रहे, हमके ना बतावा। ढेर तुम मंत्री हो गया या विधायक बन गया तो हमके बतावाला, हमके बताइबा तू ये देखा नंबर बा। घास खोद घास खोद घास खोद रहा है, घास खोद देखा नंबर हो और दिखा दे कि हमारी बात भैल रहे। मेरा कहने का मतलब, इसी तरह से अगर आप वहां चले जाओ, पश्चिम में चले जाओ, वहां कोई अगर विधायक बात करेगा, किसी को हूल देगा कोई नेता के, ये बड़े आए। यानी सब विद्यार्थी का अखिलेश जी तक सबकी पहुंच है, कहने मतलब आपका? सबकी पहुंच है भाई, कोई कुछ कह नहीं सकता। वो कहेंगे हमें ना सिखाओ, हमारे यहाँ है उनको नंबर, हमें ना बताओ, तुम जाओ अपना काम करो जाके। तो कोई व्यक्ति छोटे छोटे कार्यकर्ता के साथ डायरेक्ट टच में, ऐसा कोई नेता नहीं है। पांचवा, सिंपलिसिटी, इतना साधारण कोई व्यक्ति नहीं रहता है, कोई व्यक्ति नहीं रहता है। आपने वही कपड़े, वही कुर्ता सफेद, ब्लैक जैकेट, वही साधारण, और रेड टोपी, पूरी जवानी वो लुटा दी उसमें, पूरी जवानी। एक अगर वैसे देखें, अब मान लो श्री अखिलेश यादव जी एक लड़के हैं, एक मुख्यमंत्री का बेटा, डिफेंस मिनिस्टर का बेटा, 21-22 साल का, सबसे बड़ी पार्टी यूपी की। नहीं अभी नहीं, हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है। 18-19 साल का लड़का, 18-19 साल के लड़के का पिताजी अगर चीफ मिनिस्टर हो और बाप डिफेंस मिनिस्टर रहा हो, और उस समय अमर सिंह जैसे लोग दुनिया चला, उस व्यक्ति में उस कम उम्र में भी कभी कोई ग्लैमर का चस्का नहीं आपने देखा होगा। उस उम्र में भी 19 साल की 20 साल की उम्र में भी वो सफेद कुर्ता पहन के गांव-गांव साइकिल चलाते रहे। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। देखा विधायक होकर लड़का देख लो, गांव प्रधान का लड़का देख लो। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो बता दो। राह चलना मुश्किल कर देते लोगों का। 20 साल का अखिलेश यादव जी जब थे, 19, 20, 21 साल में आपने देखा वो 22-23 साल में वो व्यक्ति सफेद कुर्ता जो आप पहन के आप साइकिल लेके गांव-गांव घूम रहे थे। कब आपने उनको देखा है? उस कम उम्र की एक फोटो हमें दिखा दो कि यहाँ पे एक गाड़ी चलाते हो, बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहने घूम रहे हो। ना उनके तो वही दिखते बॉक्स लेके अपना रेलवे स्टेशन पे स्कूल जा रहे हैं, अपना बैग लेके। उस उम्र पे, जिस उम्र पे लड़के बिगड़ते हैं, उस उम्र पे भी वो व्यक्ति डिसिप्लिन थे। उस उम्र पे भी समय से 5 बजे उठना, नेताजी के पैर छूना, उठते ही नेताजी के पैर छूना। नेताजी सुबह उठते ही पैर छूते थे नेताजी का, और नेताजी काम दे देते थे। जैसे ही पैर छूते थे वैसे नेताजी भी कम होशियार नहीं थे। जैसे सुबह नेताजी के पैर छुए, नेताजी ने कहा ऐसा है, वहाँ चले जाओ। कहाँ? लखीमपुर। क्या है? साइकिल यात्रा है, बहुत बड़ी यात्रा है, बुलाया है, हम तो जा नहीं पाए, तुम जाओ। और पता है भेजते रहते थे, लखीमपुर, सीतापुर, सहारनपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, छपरा, बस्ती, कहाँ लिए साइकिल घूमते रहे, पूरी जवानी कट गई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोग पीछे दौड़ते रहे, पता नहीं चला बूढ़े कब हो गए, कब चले। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ कब वो जवानी 21, 22, 23, 24, 25, 30 साल की जिंदगी, 30-35 साल उनकी जिंदगी कब गुजर गई उन्हें पता ही नहीं चला। मैं सच बता रहा हूँ आपसे। तो मैं ऐसा तीन दशक का, ज्यादा 40 साल हो गए यार, 40 साल हो गए। तो सुनिए, वो 40 साल से साथ हैं। तो सोचो, ये वो व्यक्ति था जो 21-20 साल का एक लड़का अपनी जवानी नहीं जी पाया, उसने भी साइकिल चला के समाज को खपा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ विश्व का सबसे बड़ा नेता, इतना बड़े घर का, इतना मुख्यमंत्री का बेटा होने के बाद एक देश में भी दिखा दो तुम मुझे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपका तो
वह देश में भी कोई लड़का जो मुख्यमंत्री का बेटा रहा हो और जो डिफेंस मिनिस्टर का बेटा रहा हो, और वो इतना सिंपल है, कोई भी दिखा दो मुझे, नहीं सिंपलिसिटी कोई भी दिखा दो, कोई भी दिखा दो, इजी लेवल कोई भी दिखा दो, कोई भी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक मैं चैलेंज करता हूँ, सिंपलिसिटी अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द पार्टी लाइन। तो वो व्यक्ति राष्ट्र के धरोहर है। हो सकता है इसको कोई समझ पा रहा ना समझ पा रहा हो, जनता ने समझा ना, तभी तो श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्र की धरोहर है। इसको राष्ट्र को समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना चाहिए। ये जो विकास का रास्ता वो लेके आते हैं हमेशा, जो डेवलपमेंट, मोदी से भी बड़े नेता हैं। मैं कह रहा हूँ राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर। राष्ट्र की धरोहर वही व्यक्ति हो सकता है जो उस राष्ट्र की हर समस्या को समझता हो। भाजपा के लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे मोदी जी हमारे बड़े हैं। देखिए भाजपा के लोग माने नहीं माने, लेकिन उनकी आत्मा मानती है। अकेले में वो यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकेले में कहते हैं देख कुछ भी कहिए, माननीय अखिलेश यादव जी नेता हैं। अकेले में तो बोलते हैं, बेचारे मंच पे नहीं बोल सकते, पार्टी में नहीं बोल सकते, लेकिन अकेले में भारतीय जनता पार्टी हो या कहीं दूसरी पार्टी हो, अच्छा व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करते हैं। व्यक्तिगत रूप से हर पार्टी का नेता स्वीकार करता है कि अखिलेश यादव जी जैसा व्यक्तित्व इस देश में नहीं है। वो व्यक्तित्व के धनी है, जैसा बाप वैसा बेटा। ये कम देखने को मिलता है कि जैसा बाप हो वैसा बेटा हो। मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? नहीं ठीक है, वो तो मदद जिस तरह से लोग करते हैं वो तो। और आज देखो किस तरह का आज पार्टी इतनी बड़ी खड़ी है और डंके की चोट पे खड़ी है। इतनी बड़ी लहर बीजेपी इतने बड़े तो नेताजी भी नहीं बना पाए थे। हाँ, वो मैंने कहा उनसे भी आगे बढ़ा दिया पार्टी को। नेताजी कितने खुश हुए होंगे आप, नेताजी कितना ऊपर खुश हो रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, मैंने कैसा बेटा दिया इस देश को, समाज मेरी विरासत को आगे बढ़ाया। ऐसे ही हाथ किए होंगे ऊपर से, ऐसे ही ऊपर से हाथ कर रहे होंगे। और मेरे सारे साथियों का भी ख्याल रखे हुए, चाहे शरद पवार हो, चाहे लालू जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे पुराने जितने लोग हैं, उनके अंदर में भी मुझे खोज रहा है मेरा बेटा। इसलिए ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे, तभी देखो पार्टी इतनी बड़ी हुई है। चलिए, तो अखिलेश जी की बहुत बात हो गई, कुछ आपकी बात करते आइए। पहले आपका देख ले, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये इनका मोहल्ला तो है ही अनुराग जी का, इंदिरा नगर इलाका, इनकी विधानसभा भी है। हाँ, बिल्कुल, ये हमारी विधानसभा है। 2 बार आप यहाँ से चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल, पिछली बार लगभग 1 लाख के आसपास वोट आपका पहुंचा था। हाँ, और 1 लाख के वोट पहुंच गए। 1 लाख वोट तो बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसा मैं मान रहा था कि 1 लाख वोट में मैं जीत लूंगा, क्योंकि इसके पहले जो सीट निकली थी बीजेपी की, वो 80,000 में निकली थी। अच्छा, लेकिन 1 लाख लाने के बावजूद भी वोट कहाँ चला गया यही नहीं पता चल रहा है। तो अब SIR वगैरह हो रहा है तो पता चलेगा कि कैसे का आपके वोट बचे कि SIR में कट गए आपके वोट? बहुत लोग अभी लगे हैं, सब लोग वोट को बनाने में, जिन लोग के नाम छूट गए हैं, जिनके नाम छूट गए हैं, उनको बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। नाम तो छूटे हैं बहुत लोगों के ना। ये सीट कभी समाजवादी पार्टी जीती नहीं, बहुत टफ सीट है। लखनऊ पूर्वी ना, लखनऊ पूर्वी टफ है, लेकिन 1 लाख वोट इस पूर्वी में, जहाँ पे RSS का गढ़ बोला जाता है, अपर कास्ट वोट, 1 लाख शहरी वोट 1 लाख मिला है। जहाँ पे और यहाँ पे ज्यादातर वोट है ठाकुर है, पंडित है, श्रीवास्तव है और बनिया है, और कोई नहीं है यहाँ पे। 99% वही यहाँ पे है। तो उसमें 1 लाख वोट मिलना, इसके मतलब समाजवादी सोच को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा सा और होगा तो मामला 20-30। आप इटावा के रहने वाले थे, इटावा के कोई सीट पकड़ लेते तो आसानी से जीत जाते। मैं यही, चूंकि समय यही, कहते जवानी यही कट गई। तो जहाँ पे आप कार्य क्षेत्र बनाते हैं, ये दुनिया की यही तो रीत है, जहाँ पे कार्य क्षेत्र बनाते हैं वहीं पे आपके जितने साथी थे, संगी साथी थे, अखिलेश जी की टीम के मेंबर थे, जो युवा मेंबर्स थे उनके शुरुआती दिनों से, उसमें से बहुत लोगों ने इजी रास्ता पकड़ा, MLC बन गए। आप भी MLC होने थे, कहाँ ये चुनाव चक्कर पड़ गए? देखो, मैंने कहा ना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो हैं श्री अखिलेश यादव जी हर चीज़ को जानते हैं। जब हमें जब कुछ देना होगा वो दे देंगे। उनको भी पता है कि इसको जो मैंने दिया है उस पर इसने खरा उतरा है। मैंने IGCL इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग हमने बनाई, सबसे पॉपुलर आज भी है। वो हम लोगों ने कवर किया था, आज भी है। उन्होंने मुझे पार्टी का प्रवक्ता बनाया, और इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनके आशीर्वाद से मैंने उसको ऊपर ही उठाया होगा। पार्टी लाइन को हमेशा पकड़ के रखता हूँ, पार्टी लाइन से हटता नहीं हूँ। उन्होंने जो भी जिम्मेदारी दी मैंने पूरी की है। ठीक है, जो आप कह रहे हो, कुछ लोगों को मौका मिला, हो सकता है कभी जब पार्टी चाहेगी, जब वो उनको लगेगा कि नहीं अब सही समय इसको देने का। ऐसा तो नहीं कि आप विधान परिषद नहीं, विधानसभा में ही जाना चाहते हैं? नहीं, हम तो जहाँ वो भेज देंगे वहाँ चले जाएंगे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भेज दे, जो उनको अच्छा लगता हो, जो उनको लगेगा कि मैं जो काम कर सकता हूँ वो मुझे देंगे। हाँ, जो पार्टी देगी, जो वो देंगे, मैं कर दूंगा। ये आप हरदम ये ग्रीन कुर्ते में क्यों रहते? हालांकि आप तो ये क्या कहते हैं, ये शर्ट है, ग्रीन शर्ट है, लेकिन ये आप हरदम ग्रीन में क्यों रहते? लोग बहुत जानना चाहते हैं, ऐसा क्या है इस ग्रीन में है? क्योंकि मैंने आपको कहानी बताई ना, हम लोग गाँव में पैदा बड़े हुए, तो वहाँ पे ये कपड़ा एक ऐसा था जो गंदा नहीं होता था।
अच्छा, तो कई दिन चलता है। हाँ, कई दिन चलता है। वहाँ पे आप जानते ही हो कि वहाँ पानी की मिट्टी कमी धूल, है। पानी की कमी है, नीचे बहुत पानी है, हाँ। कुआं का पानी नीचे से आता है और धूल मिट्टी है, तो सफ़ेद होता नहीं था। तो हमारी अम्मा कहती थी, वो एक हमारे तिवारी जी कपड़ा बेचने आते थे साइकिल पे रख के, हाँ रख के रहते ना साइकिल पे, हाँ। तो तिवारी जी बोले, पंडित जी मोड़ा को ऐसा कलर दे दो जो गंदो ना होए। तो तिवारी जी ने कर्र अपनी हाथ पे देखा, हाथ से उन्होंने उसमें से निकाला, ये तिवारी जी की पसंद है। हरा उन्होंने निकाला, बोले अम्मा जी कलर गंदो नहीं होए वो। तो तब से वो कलर, लेकिन लखनऊ में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है ना, पानी ना भी यहाँ है। ऐसी समस्या नहीं है। जब एक बार अम्मा ने पसंद किया है, अम्मा की पसंद है। बस अम्मा इसी के साथ गांव और अम्मा हमारे साथ जुड़ी रहती है हमेशा, हमारा दिल भी लगा रहता है और गंदा भी नहीं होता, ये भी बात है। क्योंकि आप अम्मा के करीब ज्यादा थे कि पिताजी के करीब ज्यादा थे? मैं अम्मा के करीब ज्यादा रहा हूँ हमेशा। पिताजी तो वही होते हैं ना, वो हमेशा डंडा लिए खड़े हैं। जब खेल के लेट आए तो डंडा, दोस्तों से मिलके लेट पहुंचे तो डंडा, पढ़ाई में कोताही हुई तो डंडा। अम्मा कम से कम बचा लेती थी, चिपका लेती थी, नहीं हमारे मोड़ा को नहीं मारोगे। क्या भाई बहन है आप? तो हमारे एक बहन है, वो अभी वहाँ है, क्या नाम है, ग्वालियर में, तो वो हमें चिपकाए रहती थी अम्मा। तो अम्मा तो हमेशा बचाती है। माँ हमेशा बचाती, तो अम्मा के हम बहुत करीब है और अम्मा मेरे करीब है, हम एक दूसरे करीब है और मेरी ज़िंदगी उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं से ख़त्म होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसा आप बताते हो, आपने कहा जीने की आदत अभी भी मेरी, देखो बालों में तेल वो गया नहीं है। कड़वा तेल ही? कड़वा तेल है, सरसों का, सरसों का तेल। और अपनी ज़िंदगी सिंपल अभी भी वही है। लेकिन जो भूख थी वो मैंने शहर वालों को दिखाया कि गांव का आदमी अगर शहर आएगा तो शहर तो जान ही जाएगा, लेकिन तुम गांव नहीं जान पाओगे। हम गांव भी जानते हैं और मेहनत करके वो सारे गेम और सारी कला जो शहर में होती है वो हमने सीख ली है। इसलिए अब हमको लोग कह सकते हैं जरूर शहर का, लेकिन गांव वाला जो होता है ना, जहाँ जाता है वहीं डंडा गाड़ देता है। तो गांव वालों को लोग जो हल्के में आते हैं ना, लंदन तक झंडा गाड़े हुए हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा था आपने कि आप रोज 1 कटोरा घी पीते हैं। तो उसमें लोग, कुछ लोगों को ये बात है, कटोरी कटोरा लिखा था, कटोरी होती है, कटोरी चले। तो लोगों को, कई लोगों को ये बात हजम नहीं, उन्होंने कहा कि 1 कटोरा घी तो नुकसान कर जाएगा, क्योंकि वो नहीं जानते ना, वो चंबल में नहीं रहे हैं। चंबल में वो लोग रहे नहीं ना, वो सब शहरों में रह रहे हैं। ये जो भक्त लोग शहरों में रहते हैं, गाँव में रहता है ना असली आदमी। तो हम लोग तो गाँव में 20-25 किलोमीटर तो रोज पैदल एवं ही चलते थे, एवं ही, साइकिल भी नहीं थी, हम लोग एवं ही चलते थे। घी तो क्या पता नहीं चलता था कहाँ चला गया वो। हम लोग जब कटोरी में अपनी बाजरा की रोटी और गुड़ के साथ और उसमें जब भिगोते थे, कटोरी का घी भी कम पड़ जाता था, फिर ऊपर से घी डालना पड़ता। मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर दौड़ के जाके वो अपनी मथनिया से, मथनिया मतलब उस हाड़ी से निकाल के, औंजली ऐसे निकाल के भर के फिर और डालते थे उसमें। और फिर उस खाने के बाद पसीना और खेल और कूद इतना चलता था कि निकल जाता था। आज भी मैं बिना घी के, बिना वो कटोरी के उसमें भिगोई रोटी आज भी नहीं खा पाता हूँ। सुबह इतना अपना खेल लेता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठने के बाद 1.5 घंटे तो घोड़े चलाता हूँ। 1.5 घंटे घोड़े चलाने के बाद, यहाँ 10 मिनट में जान निकल जाएगी, मैं 1.5 घंटे चलाता हूँ डेली। और 1.5 घंटे चलाने के बाद फिर अपना स्ट्रेचिंग, अपनी योगा, अपनी एक्सरसाइज करने के बाद 9 बजे जनता के साथ अपने काम में लग जाता हूँ। तो जब आप इतना पैदल और इतनी चीज़ें करोगे तो घी पी सब गायब हो जाता है। लेकिन हाँ, बड़े लोगों के लिए आश्चर्य लगेगा घी, क्योंकि तुमको चलना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो घी तो बड़ी चीज लगेगी। अमूल ब्रेड खाना है तो कहाँ से लगेगा? घी कभी नुकसान नहीं करता। गाय का घी खाइए, प्योर गाय का, गाय हमने अपने यहाँ पाली हुई है, गाय का घी खाइए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक दिन में आप लगभग कितने ग्राम घी खा जाते हैं? एक दिन में अब ग्राम तो नहीं पता, हमारे पास कटोरी है। कितना वजन होता होगा लगभग उसमें? उसमें कम से कम 100 ग्राम ज्यादा आ जाता होगा। 100 ग्राम ज्यादा खा जाते हैं? मैं तो उसको कटोरी, अगर वो घी नहीं मिलेगा तो हम रोटी नहीं खा पाएंगे, पूरी चुपड़ी हुई चाहिए। आदत हो गई ना वो पैदा हुए। देखिए, कुछ तमाम जनता के भी सवाल आपके लिए आ रहे हैं, तो हम लोगों के तो हो गए। जनता देखें क्या कह रही है, जनता क्या सवाल पूछना चाहती है, इसको हम लोग जल्दी करेंगे, थोड़ा सा जल्दी। एक है डॉक्टर शशि तिवारी, वो पूछ रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, फिर भी प्राइवेट की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है? हाँ, तो वही मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। सवाल तो मेरा ही है। मैं लगातार सरकार से पूछता हूँ कि मुद्दे तो मंहगाई, बेरोजगारी, यूथ, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ व्यवस्था है। और चर्चा किस पे होती है? हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे। इस मंदिर मस्जिद की चर्चा बंद होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए राष्ट्र के असली मुद्दों पे।
राष्ट्र के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी तो समझो देश आगे नहीं जाएगा। हो सकता है कोई पार्टी सत्ता में आ जाए, पार्टी सत्ता में आने उतनी बड़ी चीज नहीं होती किसी पार्टी का, जो पार्टी को विकास के रास्ते पे चलना चाहिए। अच्छा। जैसा हम लोग करते हैं। एक और पूछ रहे हैं, गौतम यादव में पूछ रहे हैं, आप अक्सर खेत में रह के वीडियो आपके बहुत आते हैं। क्योंकि मुझे खेत पसंद है ना, हाँ। मैं सुबह 5 बजे खेत में ही पाया जाता हूँ। हाँ। उनको बता देना कि सुबह 5 बजे मैं खेत में ही पाया जाता हूँ, नहीं तो हाँ। वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे खेत ही पहुँच जाता हूँ मैं, वही मेरी जिंदगी है असली। एक और पूछ रहे हैं कामेश कुमार कि आप सपा के लिए इस समय ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे सपा आपको टिकट दे? देखिए, मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। ठीक है। टिकट मिलना टिकट नहीं मिलना ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, तो उनका सवाल ही गलत है। हम अपने पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, हाँ। ये मेरा कार्य होता है। टिकट मिलना नहीं मिलना ये बड़ी बात नहीं होती है। एक और पूछ रहे हैं कि आप टीवी डिबेट के दौरान आपका भाजपा वालों से पंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम सत्य की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी असत्य की बात करती है, सत्य को दबाने की कोशिश करती है, तो मुझे सत्य को सत्य बनाने के लिए चिल्लाना पड़ता है कि सत्य को अगर सत्य बनाना है तो थोड़ा तेज बोलना पड़ता है, नहीं तो वो अपना झूठ बोल के हमारे सत्य को दबाना चाहते हैं, जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। उसकी आवाज़ कैसे तेज हो उस पे मैं काम करता हूँ। और बाद बाकी आप जानते ही हो, मुद्दे तो वही है मंदिर मस्जिद का, और जो टीवी डिबेट होती है वो भी जानते हो, उस पे एक तो बीजेपी के प्रवक्ता, ऊपर से टीवी वाले भी, वो सब विपक्ष पे ही हावी रहते हैं, सवाल विपक्ष से पूछते हैं। ये एंकर्स लोग सत्ताधारी पार्टी की जगह विपक्ष के प्रवक्ताओं से सवाल क्यों पूछते हैं? ये शायद उनका चरित्र बन चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये उनकी आदत में आ चुका है, अब उनके व्यवहार में आ चुका है, अब उनका एक आदत सी बन चुकी है। तो कुछ लोग की आदत बन चुकी है, वो बदलेंगे नहीं। वो सत्ता का सवाल सत्ता से सवाल ना पूछ के बीजेपी का स्लीपर सेल बन के सवाल हमसे पूछते हैं। ये वैसे पत्रकारिता के लिए ये ठीक नहीं है, राष्ट्र के लिए भी ठीक नहीं है। उनके अंदर एक पत्रकारिता का भाव जगना चाहिए। जैसे मेरे अंदर विपक्ष की पार्टी के नेता के होने के नाते विपक्ष का भाव रहता है, जनता के प्रति समर्पित रहता है, उनके अंदर भी पत्रकारिता का भाव रहना चाहिए। और जो सत्ता पक्ष का है उसके अंदर तो सत्ता पक्ष का भाव रहेगा। तो सबको अपनी अपनी जो कैरेक्टर है, जो अपनी चीज़ है, जो हमें मिली है, मुझे नेता बनाया है विपक्ष का, आपको पत्रकार बनाया है, किसी को ब्यूरोक्रेट बनाया है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए, तभी राष्ट्र निर्माण की बात होगी। राष्ट्र निर्माण में सबका सहयोग होना चाहिए होता है, और सबका चरित्र उसी के हिसाब से होना चाहिए जिसके हिसाब से उसको बनाया गया। किसी को फिक्र है आपको लगता है राष्ट्र निर्माण की? ध्यान दे रहा है कोई राष्ट्र निर्माण पे, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई हो, या पार्टियां हो, नेता हो? क्योंकि अधिकतर देखते ये कि सब अपनी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे आप देखिए पत्रकार भी इसी में लगा हुआ है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी जो मैं आपसे कह रहा हूँ विपक्ष में है और लगातार जनता की आवाज उठा रही है। विपक्ष की पार्टी में समाजवादी पार्टी, उधर ममता जी, उधर और कुछ साथी हैं, सब कह लो इंडिया गठबंधन, ये विपक्ष की जनता की आवाज लगातार उठा रही है। आप देखो चाइना की बात ही देख लो आप। चाइना को हम हमेशा कहते थे, नेताजी कहते थे चाइना दुश्मन नंबर 1 है। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए, और आज चाइना के लोग आके बीजेपी के दफ्तर में बैठ रहे हैं। हाँ, अभी वो पार्टी के लोग आपकी पार्टी में आ जाते हैं, बीजेपी के दफ्तर में बैठ रहे हैं। क्या ये, और वो चाइना जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करती नहीं, वो चाइना जो भारतीय पाकिस्तान को हथियार सप्लाई देती है। हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, ऑपरेशन सिंदूर में वो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, हमारे गलवान घाटी में घुसी, हमारा 33,000 वर्ग किलोमीटर जगह कब्जा करके बैठी है। 1,000 वर्ग किलोमीटर आपने हमारा लद्दाख में घुसने की कोशिश, अरुणाचल में आप अपना दावा ठोकते हो। वहाँ भी एक सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे 20-50 किलोमीटर तक हमारे अंदर घुस गए। तो सवाल उठता है, वो चाइना जो लगातार हमें आंखें दिखाता है, लगातार हमारे लोगों पे अन्याय करता है, हमारी ज़मीन कब्जा करता है, उसको बीजेपी अपने दफ्तर में बैठा के चाय पिलाएगी, ये देश के लिए चिंता की बात है। इसके मतलब कि पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर की मदद करने वालों के साथ आप खड़े हो गए। सवाल तो ये है। हाँ, आपको इस पे माने ये भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को इस पे विपक्ष तो कह ही रहा है, उनको भी सोचने की जरूरत थी। जो एक फोटो बार बार दिखाते थे, एमयू साइन हुआ, कांग्रेस ने एमयू साइन किया चाइना के साथ, आपने क्या किया? ये सब वही काम कर रहे हैं जो विपक्ष जिसको टोकती थी। विपक्ष चाइना को नंबर 1 दुश्मन बताती थी, तब ये गलमियां कर रहे थे। आज आपने जिस ऐप पे, आप चाइना के ऐप पे आपने बैन लगाया था, आप सुना खोलने जा रहे हैं आप।
TikTok, यही हाँ। चाइना पे आप कहते थे कपड़े जो चाइना के जो प्रोडक्ट है, ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, जब बाइकआउट सरकार करो। नहीं बनी थी तो उसको जला रहे थे, बाइकआउट कर रहे थे। हाँ। आज देखिए 2024-25 तक 9 लाख करोड़ हमने आयात किया है। 9 लाख करोड़, सोचो आप। अब 20 रुपए की झालर का विरोध कर रहे हैं। और 20 रुपए झालर का विरोध करते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ देश के साथ राजनीति कर रहे हैं। ये चिंता की बात है। अच्छा, आप कहते हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब कहाँ चला गया? ना मेड इन इंडिया ना मेक इन इंडिया, सारा चाइना की चीजें आ रही हैं। आप लोगों ने यूपी में इतना काम किया, जनेश्वर मिस पार्क, एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इकाना स्टेडियम, तमाम 4 लेन सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन फिर जनता ने आपको 2 बार वोट क्यों नहीं किया? मतलब वोट अब विकास पे नहीं मिलता है क्या? मतलब जनता को कुछ मनोरंजन टाइप के जुमले चाहिए, वोट उस पे मिलते हैं क्या, काम पे नहीं मिलता है क्या? देखिए, मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। जनता ने को लगा होगा कोई गलती हुई तो जनता ने उसको 2024 में हमें 43 सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर दी, 37 सीटों पे हमें जिताया। और जनता विकास जानती है कि विकास की बात अगर कोई करता है तो समाजवादी लोग करते हैं। वो समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की ज़रूरत है। तो 2027 में जनता समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाएगी और भारतीय जनता पार्टी को बताएगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में नफरत का विकास नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में के अंदर में व्यक्ति का विकास चलेगा, समाज का विकास चलेगा, जिस पे हम काम करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं। अखिलेश जी के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनके मैंने आप ये राजनीतिक तौर पे अगर पूछ रहे हैं तो 24 घंटा उन्हीं के लिए जीता हूँ, पार्टी के लिए जीता हूँ, तमाम दुश्मनी लेता हूँ। इतनी दुश्मनी कि इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने वो आप हमें बताने की जरूरत नहीं है। जब से सरकार गई है तब से अगर आप देखोगे तो सारा पूरा दुश्मन बीजेपी का मैं ही बना बैठा हुआ हूँ। आपके घर का डुगडुगी भी पिटवा दी थी लोगों ने तो? डुगडुगी पिटवा दी, कुड़की की नोटिस लग गई, वो तो छोड़ो, केस भी हो गया, FIR हो गई। उसके पहले गौरव भाटिया के चक्कर में जेल जाना पड़ा, एक रात रहना पड़ा। उसके बाद वहां से निकले तो यहाँ पे कोविड में आपको याद होगा हथरस की बेटी का आंदोलन करेगा तो लाठी से जब हम सूते गए थे। तो आज तक वो लाठियों के दाग नहीं गए, उससे थोड़े से उभरे थे तब तक डुगडुगी पिट गई। मैंने हर तरह की समस्या का समाधान करते, मैंने समस्या होती है, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव जी हैं और उनका मैं एक बहुत ही मजबूत सिपाही हूँ तो उनके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। जैसे मैंने बोला कि मैं सूखे हुए तालाब के किनारे बैठा एक ऐसा हंस हूँ जो फना हो जाऊंगा, तालाब छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये मैं बोलता नहीं हूँ, हम करने वाले लोग हैं और इतने सालों तक किया है तो मुझे पता है कि जब जो लोग पार्टी के लिए इतना काम करते हैं पार्टी उनके बारे में सोचती है। अच्छा, वो कैसे दिन थे जब आपके घर के बाहर आपके ऊपर केस हो गया था, टीवी डिबेट में कहीं कहीं कुछ बातों को लेकर? मुझे लगता है बुरे दिन को याद नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरे दिन को याद करने से आपका मन बुरा होता है। इससे बेटर है कि हमेशा आगे की सोच हो। पूरी फैमिली परेशान थी, जाहिर सी बात है। उस कहते हैं बुरे दिन को याद नहीं करना चाहिए, अच्छी की तरफ बढ़ना चाहिए, अच्छी चीजें सोचनी चाहिए। आपके पहले चुनाव में आपको कितने वोट मिले थे? पहले चुनाव में मुझे मिले थे 67 और बढ़ के हो गए थे 1 लाख। 1 लाख दूसरे में। हाँ। और अब इतनी मेहनत मैं यहाँ करता हूँ इसका आपके सुनने में आ रहा है कि ब्रजेश पाठक जी यहाँ आ रहे हैं। मेरे जो अपने सूत्र हैं उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि आपका मुकाबला ब्रजेश पाठक से होगा। हाँ, तो उन्हीं को पटका जाएगा। उन्हीं को पटका जाएगा जो चुनाव में जो आएगा सामने वही पटकाएगा। आपकी हरा देंगे? आपकी तो पक्का है, पक्का। काशीराम जी कहते भी थे कि पहला चुनाव हराने के लिए, नहीं सुनिए, काशीराम कहते थे पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। बिल्कुल। अब आप देखो मैं 67 से सीधा 1 लाख पे पहुंचा। अब इस बार 30 बढ़ गया तो खेल खत्म। इस बार पोलिंग ही 2 लाख होगी। हाँ, SIR में नाम बहुत कट गए। पोलिंग ही 2 लाख होगी। तो जो SIR में हमारे तो वोट पक्के ही होंगे। अब वो ज्यादातर वोट तो उन्हीं के जा रहे हैं यहाँ पे इस विधानसभा में। इस विधानसभा में तो वोट और दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ पे पंडित है, ठाकुर है, अपर कास्ट है, तो कटेगा भी उनका भी और उन्हीं के साथ में अपना रहता हूँ। तो समाजवादी वोट इंटेक है, तो हमें 30 और बढ़ाने हैं, बस हमारा काम हो गया। अगर 2 लाख की पोलिंग होगी तो वैसे भी उनका खेल खत्म हो जाएगा। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लंबी बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत। आज सबसे बड़ी बात है कि आपसे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि हमारा आपका साथ भी अब बहुत पुराना हो गया है। 2014 से 11 साल का रिश्ता है। जितने
साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उतने साल से हम एक दूसरे के साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माने बुरे वक्त के साथ हैं, बुरे वक्त से मिले तब तक साथ चलता आ रहा है, लेकिन समय का पहिया है। अच्छा वक्त आएगा। लेकिन बस मेरा एक ही हमारे व्यूअर से एक ही अपील रहेगी, एक ही संदेश रहेगा कि उन्नति तो हमेशा कमज़ोर व्यक्ति ही करेगा। गांव का ही आदमी आके शहर में, क्योंकि उसको भूख होती है, वो भूख जब उसको गांव से आता है ना, इतनी भूख लगी होती है हर चीज़ जानने की, सीखने की, करने की, तो गांव का ही व्यक्ति अंत में कामयाब होता है शहर में आके। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अनुराग भदौरिया जी के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।